हाय दोस्तों, स्वागत है कुछ भी में। गुनाहों का देवता भाग 3। सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह पर बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची सी मेढ़ और बीच में से कंकड़ की खूबसूरत घुमावदार सड़क। दाईं ओर चने और गेहूं के खेत, ढेरों शहतूत के झाड़ और बाईं ओर ऊंचे ऊंचे टीले और ताड़ के लंबे लंबे पेड़। शहर से काफी बाहर देहात का सा नज़ारा और इतना शांत वातावरण लगता था कि यहाँ कोई उथल पुथल नहीं, कोई शोरगुल है ही नहीं। जगह इतनी हरी भरी कि दर्जों के कमरों के पीछे ही महुआ चूता था और लंबे लंबे घास के दोपहरिया के लंबे लंबे नीले लतरें उलझी रहती थीं। और इस वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था तो वो थी गेसु। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बांस के झाड़ के पीछे किस चीज के फूल हैं। पुराने पीपल पर गिलोय के लतर चढ़ी है और करौंदे के झाड़ के पीछे एक शाही की मांद है। नागफनी की झाड़ी के पास एक बार उसने एक लोमड़ी भी देखी थी। शहर की एक मशहूर रईस साबिर हुसैन काज़मी की वो सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता अदल से ब्याह कर लाए थे, शहर के मशहूर शायरा थी। हालांकि उनका दीवान छपकर मशहूर हो चुका था, मगर वो किसी भी बाहरी आदमी से कभी नहीं मिलती जुलती थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति और अपने बच्चों तक सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों का नाम उन्होंने गेसु और फूल रखा था और अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत। हाँ, अपने पति देव साबिर साहब की हुक्के से बेहद चिढ़ती थी और उनका नाम उन्होंने रखा था आतिश फिजा। घास फूल लतर और शायरी का शौक गेसु ने अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला जिसमें दर्जों की खिड़कियों से आम की शाखें झांका करती थीं। इसलिए हमेशा जब कभी मौका मिलता था, क्लास से भागकर गेसु घास पर लेटकर सपने देखने की आदी हो गई थी। क्लास के इस महाभिष्क्रमण और उसके बाद लतरों के छाह में जाकर ध्यान योग की साधना में उसकी एकमात्र साथिन थी सुधा। आम के घने छाह में हरी हरी धूप में दोनों सिर के नीचे हाथ रखकर लेट रहती और दुनिया भर की बातें करती। बातों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किस तरह की बातें करती थीं, ये वही समझ सकता है जिसने कभी दो अभिन्न सहेलियों की एकांत वार्ता सुनी हो। गालिब की शायरियों से लेकर उनके छोटे भाई हसरत ने एक कुत्ते का पिल्ला पाला है, ये गेसु सुनाया करती थी। और शरद के उपन्यासों से लेकर ये कि उसके मालिन ने गिलट का एक कड़ा बनवाया है, ये सुधा बताया करती थी। दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे को बता डालती थी और जितना भावुक, प्यारा, अनजान और सुकुमार दोनों का मन था, उतनी ही भावुक और सुकुमार दोनों की बातें। हाँ, भावुक सुकुमार दोनों ही थी, लेकिन दोनों में एक अंतर था। गेसु शायर होते हुए भी इस दुनिया की थी और सुधा शायर न होते हुए भी कल्पना लोक की थी। गेसु अगर झाड़ियों में से कुछ फूल चुनती तो उन्हें सूंघती, उन्हें अपनी चोटी में सजाती और उन पर चंद शेर कहने के बाद भी उन्हें माला में पिरोकर अपने कलाई में लपेट लेती। सुधा लतरों के बीच में सिर रखकर लेट जाती और निर्निमेष पलकों से फूलों को देखती रहती और आंखों से ना जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं की डालों पर फूलता हुआ छोड़ देती। गेसु हर चीज का उचित इस्तेमाल जानती थी। किसी भी चीज को पसंद करने या प्यार करने के बाद अब उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, ये गेसु खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बंध जाना चाहती थी। गेसु हर चीज का उचित इस्तेमाल जानती थी। किसी भी चीज को पसंद करने या प्यार करने के बाद अब उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, ये गेसु खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बंध जाना चाहती थी, उसी की कल्पना में डूब जाना चाहती थी। लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ नहीं मालूम था। गेसु की कल्पना और भावुक सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त हो जाती थी, अतः उसकी जिंदगी में काफी व्यवहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा, जो शायरी नहीं लिख सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद ही एक मासूम शायरी बन गई थी। वो भी पिछले 2 सालों में तो सचमुच ही इतनी गंभीर, सुकुमार और भावनामयी बन गई थी कि लगता था कि सूर के गीतों से उसके व्यक्तित्व के रेशे बुन गए हैं। लड़कियां गेसु और सुधा के इस स्वभाव
और उनकी अभिन्नता से वाकिफ थी, और इसलिए जब आज सुबह की मोटर आकर साइबान में रुकी और उसमें से सुधा और गेसु हाथ में फाइल लिए उतरी तो कामिनी ने हंसकर प्रभा से कहा लो, चंदा सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेसु की ओर, फिर कामिनी और प्रभा की ओर देखकर हंस दी। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसे खुश मिजाज साबित कर दिया था और वो सभी की प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा के गले में बांह डालकर कहा, गेसु बानो, थोड़ी देर के लिए सुधा रानी को हमें दे दो, जरा कल के नोट्स उतारने हैं इनसे पूछकर। गेसु हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर ले, फिर तू जिंदगी भर सुधा को पाल पोस, मुझे क्या करना है। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई तो गेसु ने कामिनी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कम्मो रानी, अब तो तुम ही हमारे हिस्से में पड़ी, आओ चलो देखें लतर में कुंदरू है। कुंदरू तो नहीं, अब चने का खेत हरिया आया है, कम्मो बोली। गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उमालकर पढ़ा रही थी। बीच के कतार की एक बेंच पर कामिनी, प्रभा, गेसु और सुधा बैठी थी। हिस्सा बाट अभी तक कायम था, अतः कामिनी के बगल में गेसु, गेसु के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर सुधा बैठी थी। मिस उमालकर रोगियों के खान पान के बारे में मेज के बगल में खड़ी हुई, हाथ पर एक किताब लिए हुए उसी पर निगाह लगाए हुए बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में जो कुछ लिखा हुआ था उसी का हिंदी में उल्था करते हुए बोलती जा रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है, रोग की हालत में वो खुश्क होता है, गर्म होता है और हजम मुश्किल से होता है। सहसा गेसु ने एकदम बीच से पूछा, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने बहुत गुस्से से गेसु की ओर देखा और डांट कर कहा, वाई टॉक ऑफ गांधी, आई वॉन्ट नो पॉलिटिकल डिस्कशन इन क्लास। इस पर तो सभी लड़कियों के दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मिस उमालकर झल्ला गई और मेज पर किताब पटकते हुए बोली, साइलेंस। सब चुप हो गए। फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारियां बहुत फायदेमंद होती हैं। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सहसा प्रभा ने कुहनी मारकर गेसु से कहा, ले फिर क्या, निकाल चने का हरा साग, खा खा कर मोटे हों मिस उमालकर के घंटे में। गेसु ने अपने कुर्ते के जेब से बहुत सा साग निकालकर कामिनी और प्रभा को दिया। मिस उमालकर अब शक्कर के हानि लाभ बता रही थी। लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर कम कर देनी चाहिए। दूध या साबुदाने में ताड़ की मिश्री मिला सकते हैं। दूध तो ग्लूकोज के, साग बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब तक सुधा के पास साग पहुंचा कि फौरन मिस उमालकर ने देख लिया। वो समझ गई ये शरारत गेसु की होगी। मिस गेसु, बीमारी के हालत में दूध काहे के लिए स्वादिष्ट लगता है? इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे के साथ खाएं? और गेसु ने कहा, नमक के साथ। नमक के साथ। मिस उमालकर ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है। खड़ी हो, कहाँ था ध्यान तुम्हारा? गेसु सन्न। मिस उमालकर का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो रहा था। क्या बात कर रही थी तुम सुधा? गेसु सन्न। अच्छा, तुम लोग क्लास के बाहर जाओ और आज हम तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे। चलो जाओ बाहर। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा और प्रभा हंस दी। गेसु ने देखा कि मिस उमालकर का पारा और भी चढ़ने वाला है तो वो चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामिनी ने कहा, खत वत भेजती रहना सुधा। और क्लास ठठाकर हंस पड़ी। मिस उमालकर गुस्से से नीली पड़ गई। क्लास अब खत्म होगी और रजिस्टर उठाकर चल दी। गेसु अभी अंदर ही थी कि वो बाहर चली गई और उनके जरा दूर पहुंचते ही गेसु ने बड़ी अदा से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और सारी क्लास फिर हंसी से गूंज उठी। लड़कियां चिड़ियों की तरह फुर्र हो गईं और थोड़ी देर में सुधा और गेसु बैडमिंटन फील्ड के पास वाले छतनार पाकड़ के नीचे लेटी हुई थी। बड़ी खुशनुमा दोपहरी थी। खुशबू से लदे हल्के हल्के झोंके गेसु के ओढ़नी और गरारे के सिलवटों में आंख मिचोली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रुपहले बादल उड़ रहे थे और जमीन पर बादलों की सांवली छायाएं दौड़ रही थीं। घास के लंबे चौड़े मैदान पर बादलों का छायाओं का खेल बड़ा मासूम लग रहा था। जितनी दूर तक छाह रहती थी उतनी दूर तक घास का रंग गहरा काही हो जाता था और जहाँ जहाँ बादलों से छन कर धूप बरसने लगती थी वहाँ
घास सुनहले धानी रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरसा था और बादल हल्की होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। सुधा आंखों पर फाइल की छाह किए हुए बादलों की ओर एकटक देख रही थी। गेसु ने उसकी ओर करवट बदली और उसकी वेड़ी में लगे हुए रेशमी फीते को उंगलियों में उमेटते हुए एक लंबी सी सांस भरकर कहा, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ वो मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है, मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ जो लुत्फ एक दूसरे को देखकर रोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई, बस एक करुण सपनीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही है सुधा? गेसु ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज में जवाब दिया। गेसु उठी और सुधा की छाती पर सिर रखकर बोली, कैफ बरदोश, बादलों को न देख, बेखबर, तू न कुचल जाए कहीं। और सुधा के गाल में जोर से चुटकी काट ली। हाय रे, सुधा ने चीख कर कहा और उठ बैठी। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है। किसका है? पता नहीं किसका है, गेसु बोली, लेकिन बहुत सच है सुधी। आसमां के बादलों के दामन में अपने ख्वाब टांक लेना और उसके सहारे जिंदगी बसर करने का ख्याल है तो बड़ा नाजुक मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकरें खाता है। इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से साबिका ही न पड़े। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की जिंदगी कट जाए। सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लटों में से घास के तिनके निकालते हुए कहा, गेसु, अगर हम लोगों को भी शादी ब्याह के झंझट में न फंसना पड़े और इसी तरह दिन कटते जाए तो कितना मजा आए। हंसते बोलते पढ़ते लिखते घास में लेटकर बादलों से प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की जिंदगी भी क्या है। मैं तो सोचती हूँ गेसु, कभी ब्याह ही न करूँ। हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? गेसु थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही और फिर मुस्कुराकर बोली, अरे अब ऐसी भोली रानी तो नहीं हो तुम। ये शबाब, ये उठान, और ब्याह नहीं करेगी, जोगन बनेगी? अच्छा चल हट, बेशरम कहीं की। खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर को क्यों तोहमत लगाती है। मैं तो ठान चुकी हूँ, मेरा क्या। फिक्र तो तुम लोगों की है कि ब्याह नहीं होता तो लेट कर बादल देखती, गेसु ने मचलते हुए कहा। अच्छा अच्छा, गेसु की ओढ़नी खींचकर सिर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का? मंगनी कब होगी तेरी? मंगनी क्या, किसी भी दिन हो जाए, बस फूफी जान के यहाँ आने भर की कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला रही थी पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर भर में रोशनी छा जाती है। गेसु ने बहुत भोलेपन से गोद में सुधा का हाथ रखकर उसकी उंगलियां चटकाते हुए कहा, वे तो तेरे चचाजाद भाई है ना, तुझसे तो पहले से उनसे बोल चाल रही होगी? सुधा ने पूछा। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम लोगों को साथ साथ पढ़ाते थे और जब हम सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठते बैठते थे। गेसु कुछ झेपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह रे, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं सुनी थी। तब तो तुम लोग एक दूसरे का कान पकड़ने के लिए अपने आप सबक भूल जाते होगे। जी नहीं, एक बार फिर पढ़कर कौन सबक भूलता है, और एक बार सबक याद होने के बाद जानती हो इश्क में क्या होता है। मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। खैर ये सब बात जाने दे सुधा, अब तू कब ब्याह करेगी? जल्दी ही करूंगी, सुधा बोली। किससे? तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। बादल हट गए और पाकड़ की छाह को चीरते हुए एक सुनहली रोशनी का ताड़ झिलमिला उठा। हंसते वक्त गेसु के कान के टॉप चमक उठे और सुधा का ध्यान उधर खींच गया। ये क्या बनवाया तूने? बनवाया नहीं तो उन्होंने दिए होंगे। क्यों? गेसु ने शर्मा कर सिर हिला दिया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल है। वाह। क्यों गेसु, तूने सचमुच के कमल देखे हैं? ना, मैंने देखे हैं। कहाँ? असल में 5-6 साल पहले तक तो मैं गांव में रहती थी ना। ऊंचाहार के पास एक गांव में मेरी बुआ रहती हैं। बचपन में मैं उन्हीं के पास रहती थी। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहाँ की और 7वीं तक वहीं पढ़ी। तो वहाँ मेरे स्कूल के पीछे के पोखरों में बहुत से कमल थे। रोज शाम को मैं भाग जाती थी और तालाब में घुसकर कमल तोड़ती थी और घर से बुआ एक लंबा सा सोटा लेकर गालियाँ देती हुई आती मुझे पकड़ने के लिए। जहाँ वो किनारे पर पहुँचती तो मैं कहती, अभी डूब जाएंगे बुआ, अभी डूबे। तो बहुत रबड़ी मलाई की लालच देकर मिन्नत करती, निकल आओ। तो मैं निकलती थी। तुमने तो कभी देखा नहीं होगा हमारी बुआ को? न,
तूने कभी दिखाया ही नहीं। इधर बहुत दिनों से आई ही नहीं वो। आएंगी तो दिखाऊंगी तुझे मैं। और उनकी एक लड़की है, बहुत प्यारी, बहुत मजे की। उसे देख कर तो तुम उससे बहुत प्यार करोगी। वो तो अब यहीं आने वाली है, अब यहीं पढ़ेगी। किस दर्जे में पढ़ती है? प्राइवेट विदुषी में बैठेगी इस साल। खूब गोल मटोल और हंसमुख है, सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और गेसु ने सुधा के पैर के नीचे दबी हुई अपनी ओढ़नी खींची। अरे आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ोगी? हाजिरी कट ही गई। अब बैठो यहीं बातचीत करें, आराम करें, सुधा ने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक मधुमाती हुई अंगड़ाई ली। गेसु ने हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, देखो ऐसी अड़सोही अंगड़ाई ना लिया करो, इससे लोग समझ जाते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। धत। बेहद झेप कर और फाइल में मुंह छिपाकर सुधा बोली, लो तुम मजाक समझती हो? एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है, कौन ले रहा है अंगड़ाई, कौन ले रहा है अंगड़ाई, आसमानों को नींद आती है। वाह, सुधा बोली। अच्छा गेसु, आज बहुत से शेर सुनाओ। सुनो। एक रिदाए तीरगी है और ख्वाबे कायनात, टूटते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। पहली लाइन के क्या मतलब है? सुधा ने पूछा। रिदाए तीरगी के माने हैं अंधेरे की चादर और ख्वाबे कायनात के माने हैं जिंदगी का सपना। अब फिर शेर सुनो। एक रिदाए तीरगी है और ख्वाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। वाह, कितना अच्छा है। अंधकार की चादर जीवन का स्वप्न है, तारे डूबते जाते हैं, रात भीगती जाती है। गेसु, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है, तो खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती? गेसु ने कहा, चाहती तो बहुत हूँ पर निभ नहीं पाता। किसी दिन शाम को आओ सुधा, तो अम्मी जान से तुझे शेर सुनवाएंगे। ये ले तेरी मोटर आ गई। सुधा उठी, अपनी फाइल उठाई। गेसु ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और आगे चली। पास आकर उचक कर उसने प्रिंसिपल का रूम देखा, वो खाली था। उसने दाई को खबर दी और मोटर पर बैठ गई। गेसु बाहर खड़ी थी। चल तू भी ना। नहीं, मैं गाड़ी पर चली जाऊंगी। अरे चलो, गाड़ी 4:30 बजे आएगी, अभी घंटा भर है, घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देगी। जब तक पापा नहीं है तब तक जितना चाहो कार घिसो। गेसु भी आ बैठी और कार चल दी। दूसरे दिन जब चंदर डॉक्टर शुक्ला के यहाँ निबंध की प्रतिलिपि लेकर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंदर की नींद ही खुली थी और जल्दी से वो नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा था कि कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुंचने में देर न हो जाए। जब वो बंगले पर पहुंचा तो धूप फैल चुकी थी। अब धूप भली नहीं मालूम देती थी। धूप की तेजी बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी। लेकिन सुधा नील कांटे के ऊंचे ऊंचे झाड़ों के छांव में एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी थी। बगल में एक छोटी सी मेज थी जिस पर कोई किताब खुली हुई रखी थी। हाथ में कुरसिया थी और उंगलियां एक नाजुक तेजी से डोरे से उलझ सुलझ रही थी। हल्के बादामी रंग की एक लाई की लहराती हुई धोती, नारंगी और काले तिरछी धारियों का कलफ किया हुआ चुस्त ब्लाउज और एक कंधे पर उभरा एक उसका पफ। ऐसा लग रहा था जैसे बाह पर कोई रंगीन तितली आकर बैठी हुई है और उसका सिर्फ एक पंख उठा हो। अभी अभी शायद नहा कर उठी थी, क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप की तरह हल्के सुनहरे बाल पीठ पर लहरा रहे थे। नील कांटे की टहनियां उसको सुनहली लहरें समझकर अटखेलियां कर रही थी। चंदर के साइकिल जब अंदर दिख पड़ी तो सुधा ने उधर देखा, लेकिन कुछ भी ना कहकर फिर अपनी कुरसिया बुनने में लग गई। चंदर सीधा पोर्टिको में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया, डॉक्टर शुक्ला के पास, स्टडी रूम में, बैठक में, सोने के कमरे में। कहीं भी डॉक्टर शुक्ला नजर नहीं आए। हार कर वो बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैरेज में है, तो वे कहाँ जा सकते थे। और सुधा को तो देखिए क्या अकड़ी हुई है, आज जैसे चंदर को जानती ही नहीं। चंदर सुधा के पास गया। सुधा का मुंह और भी लटक गया। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चंदर ने पूछा। हमको क्या मालूम, सुधा ने कुरसिया पर से बिना निगाह उठाए जवाब दिया। तो किसे मालूम होगा? चंदर ने डांटते हुए कहा। हर वक्त मजाक हमको अच्छा नहीं लगता। काम की बात का उसी तरह जवाब देना चाहिए। उनके निबंध की लिपि देनी है या नहीं? हाँ हाँ देनी है। तो मैं क्या करूँ? नहा रहे होंगे। अब कोई ये तो है नहीं कि तुम निबंध की लिपि लाए हो तो कोई नहाए धोए ना, बस सुबह से बैठा रहे कि अब निबंध आ रहा है, अब निबंध आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंखें नचाते हुए कहा। तो सीधे क्यों नहीं कहती कि नहा रहे हैं? चंदर ने सुधा के गुस्से पर हंसकर कहा। चंदर की हंसी पर तो सुधा का मिजाज और बिगड़ गया और अपनी कुरसिया उठाकर और किताब बगल में दबाकर वो उठकर अंदर चल दी। उसके उठते ही चंदर आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर टांगे फैलाकर बोला, आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है, खबरदार कोई बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंदर एक बार कि हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। जब देखो तुम चिढ़ाते रहते हो। सुधा ने गुस्से से कहा। नहीं,
चिढ़ाएंगे नहीं तो क्या पूजा करेंगे? तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो। चंदर ने उसी लापरवाही से कहा। सुधा गई नहीं, वहीं घास पर बैठ गई और किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब 5 मिनट तक वो कुछ नहीं बोली तो चंदर ने सोचा आज बात कुछ गंभीर है। सुधा, उसने बड़े दुलार से पुकारा। सुधा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, मगर 2 बड़े बड़े आंसू टप से नीचे किताब पर गिर गए। अरे क्या बात है सुधा, नहीं बताओगी? कुछ नहीं। बता दो, तुम्हें हमारी कसम है। कल शाम को तुम आए नहीं? सुधा रोनी आवाज में बोली। बस इस बात पर नाराज हो पागल? हाँ, इसी बात पर नाराज हूँ। तुम आओ, चाहे 1000 बार ना आओ, इस पर हम क्यों नाराज होंगे? बड़े कहीं के आए, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं है। अपने को जाने क्या समझ लिया है, सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो तुम ही तो कह रही थी भाई, चंदर ने हंसकर कहा। तो बात पूरी भी सुनो। शाम को गेसू का नौकर आया था। उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी। सुबह कुरान खानी होने वाली थी और उसकी माँ ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं? गई क्यों नहीं, किससे पूछ कर जाती? आप तो इस वक्त आ रहे हैं जब सब खत्म हो गया, सुधा बोली। तो पापा से पूछ कर चले जाती, चंदर ने समझाकर कहा। और फिर गेसू के यहाँ तो अक्सर जाती हो तुम। तो आज तो डांस भी करने के लिए कहा था उसने, फिर बाद में तुम कहते सुधा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, और बैठकर उपदेश पिलाते और नाराज होते। बिना तुमसे पूछे हम कहीं सिनेमा, पिकनिक, जलसे में गए हैं कभी? और फिर आंसू टपक पड़े। पगली कहीं की, इतनी सी बात पर रोना क्या? किसी के हाथ कुछ उपहार भेज दो और फिर किसी मौके पर चली जाना। हाँ चली जाना। तुम्हें कहते क्या लगता है गेसो ने कितना बुरा माना होगा? सुधा ने बिगड़ते हुए ही कहा। इम्तिहान आ रहा है, फिर कब जाएंगे? कब है तुम्हारा इम्तिहान? चाहे जब हो। मुझे पढ़ाने के लिए कहा किसी से? अरे भूल गए। अच्छा देखो आज कह देंगे। कहेंगे नहीं, आज दोपहर को आप बुला लाइए, वरना हम सब किताबों में लगाए देते हैं आग। समझे कि नहीं? अच्छा आज दोपहर को बुला लाएंगे। ठीक। अच्छा याद आया, बिसरिया से कहूँगा तुम्हें पढ़ाने के लिए, उससे रुपए की जरूरत भी है। चंदर ने छुटकारा का कोई रास्ता ना पाकर कहा। आज दोपहर को जरूर से। सुधा ने फिर आंखें नचाकर कहा। लो पापा आ गए नहाकर, जाओ। चंदर उठा और चल दिया। सुधा उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर शुक्ला हल्के सांवले रंग के, जरा स्थूल काय के थे। बहुत गंभीर अध्ययन और अध्यापन, और उम्र के साथ साथ ही उनकी नम्रता और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वे लोगों से मिलते जुलते कुछ कम थे। व्यक्तिगत दोस्ती उनकी किसी से नहीं थी, लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख विद्वान के नाते कॉन्फ्रेंसों में, मौखिक परीक्षाओं में, सरकारी कमेटियों में वे बराबर बुलाए जाते थे और उसमें प्रमुख दिलचस्पी से हिस्सा लेते थे। ऐसी जगहों में चंदर उनका प्रमुख सहायक रहता था और इसी नाते चंदर भी प्रांत के बड़े लोगों से परिचित होता गया। जब वो एमए पास हुआ था तब से फाइनेंस विभाग में उसे कई बार ऊंचे ऊंचे पदों का ऑफर आ चुका था, लेकिन डॉक्टर शुक्ला इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि पहले वो रिसर्च पूरी कर ले, संभव हो तो विदेश हो आए, तब चाहे कुछ काम करे। अपने व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर शुक्ला अंतर विरोधों के व्यक्ति थे। पार्टियों में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खाने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन कच्चा खाना वे चौके में आसन पर बैठकर रेशमी धोती पहनकर खाते थे। सरकार को उन्होंने सलाह दी कि साधुओं और सन्यासियों को जबरदस्ती काम में लगाया जाए और मंदिरों की जायदादें जब्त कर ली जाएं, लेकिन सुबह घंटे भर तक पूजा जरूर करते थे। पूजा पाठ, खान पान, जात पात के पक्के हामी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी ये नहीं जाना कि उनका कौन सा शिष्य ब्राह्मण है, कौन बनिया, कौन खत्री, कौन कायस। नहाकर वे आ रहे थे और दुर्गा सप्तशती का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखा तो रुक गए और बोले, हेलो, हो गया वो टाइप? जी हाँ। कहाँ कराया टाइप? मिस डुक्रूज के यहाँ। अच्छा, वो अच्छी लड़की है। अब तो बहुत बड़ी हुई होगी, अभी शादी नहीं हुई? मैंने तो सोचा वो मिले या ना मिले। नहीं, वो यहीं है, शादी हुई फिर तलाक हो गया। अरे तो अकेले रहती है? नहीं, अपने भाई बर्टी के साथ। अच्छा, और बर्टी की पत्नी अच्छी तरह है? वो मर गई। राम राम, तब तो घर ही बदल गया होगा। पापा पूजा के लिए सब बिछा दिया है, सहसा सुधा बोली। अच्छा बेटी। अच्छा चंदर, मैं पूजा कर आऊँ जल्दी से? तुम चाय पी चुके? जी हाँ। अच्छा तो मेरी मेज पर एक चार्ट है, जरा इसको ठीक तो कर दो, तब तक मैं अभी आया। चंदर स्टडी रूम में गया और मेज पर बैठ गया। कोट उतारकर उसने खूंटी पर टांग दिया और नक्शा देखने लगा।
पास में एक छोटी सी चीनी की प्याली में चाइना इंक रखी थी और मेज पर पानी। उसमें 2 बूंद पानी डालकर चाइना इंक घिसनी शुरू की। इतने में सुधा कमरे में दाखिल हुई। सुनो, उसने चारों ओर देखकर बड़े सशंकित स्वर में कहा और फिर झुककर चंदर के कान के पास मुंह लगाकर कहा, चावल के नान खटाई खाओगे? ये क्या भला है? चंदर ने इंक घिसते घिसते पूछा। बड़ी अच्छी चीज़ है, पापा को बहुत अच्छी लगती है। आज हमने सुबह अपने हाथ से बनाई थी। खाओगे? सुधा ने बड़े दुलार से पूछा। ले आओ, चंदर ने कहा। ले आए हम। लो। और सुधा ने अपने आंचल में लिपटी हुई 2 नान खटाई निकालकर मेज पर रख दी। अरे, तश्तरी क्यों नहीं लाई? सब धोती में घी लग गया। इतनी बड़ी हो गई हो, शऊर नहीं जरा सा, चंदर ने बिगड़ कर कहा। छिपा कर लाए हैं। फिर ये सकरी होती है कि नहीं? चौके के बाहर कैसे लाते? तुम्हारे लिए तो लाए हैं और तुम ही बिगड़ रहे हो। अंधे को नोन दो, अंधा कहे मेरी आंख फोड़ी। सुधा ने मुंह बनाकर कहा। खाना है कि नहीं? हाथ में तो हमारे स्याही लगी है, चंदर बोला। हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ झूठा हो जाएगा। ओह राम राम, पता नहीं तुम रेस्टोरेंट में मुसलमान के हाथ का खाते होगे। थू थू। चंदर हंस पड़ा सुधा की इस बात पर और उसने पानी में हाथ डुबोकर बिना पूछे सुधा के आंचल में हाथ पोंछ दिए स्याही के और बेतकल्लुफ़ी से नान खटाई उठाकर खाने लगा। बस अब धोती का किनारा रंग दिया और यही पहनना है हमें दिन भर, सुधा ने बिगड़ कर कहा। खुद नान खटाई छिपा कर लाई और घी लग गया तो कुछ नहीं, हमने स्याही पोंछ दी तो मुंह बिगड़ गया। चंदर ने मैपिंग पेन में इंक लगाते हुए कहा। हाँ, अभी पापा देखे तो बिगड़े की धोती में घी स्याही सब लगाए रहती है, तुम्हें क्या? और उसने स्याही लगा हुआ छोर कसकर कमर में खोस लिया। छी, वही घी में तर छोर कमर में खोस लिया, गंदी कहीं की। चंदर ने चाट की लाइनें ठीक करते हुए कहा। गंदी है तो तुमसे मतलब? और मुंह चढ़ाते हुए सुधा कमरे से बाहर चली गई। चंदर चुपचाप बैठा चाट दुरुस्त करता रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बनारस आदि में बच्चों की मृत्यु संख्या का ग्राफ बनाना था और एक और उनके नक्शे पर बिंदुओं की एक संघनता से मृत्यु संख्या का निर्देश करना था। चंदर की एक आदत थी, वो काम में लगता था तो भूत की तरह लगता था। फिर उसे दिन दुनिया की किसी की खबर नहीं रहती थी। खाना पीना, तन बदन, किसी का होश नहीं रहता था। इसका एक कारण था। चंदर उन लड़कों में से था जिनकी जिंदगी बाहर से बहुत हल्की फुल्की होते हुए भी अंदर से बहुत गंभीर और अर्थमयी होती है, जिनके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है। बाहर से चाहे जैसे होने पर भी अपने आंतरिक सत्य के प्रति घोर ईमानदारी, ये इन लोगों की विशेषता होती है। और सारी दुनिया के प्रति अगंभीर और उच्छृंखल होने पर भी जो चीज़ें इनके लक्ष्य परिधि में आ जाती हैं, उनके प्रति उनकी गंभीरता साधना और पूजा बन जाती है। इसलिए बाहर से इतना व्यक्तिवादी और सारी दुनिया के प्रति निरपेक्ष और लापरवाह दिख पड़ने पर भी वो अंतर मन से समाज और युग और अपने आसपास के जीवन और व्यक्तियों के प्रति अपने को बेहद उत्तरदायी अनुभव करता था। वो देशभक्त भी था और शायद समाजवादी भी, पर अपने तरीके से। वो खद्दड़ नहीं पहनता था, कांग्रेस का सदस्य नहीं था, जेल नहीं गया था, फिर भी वह अपने देश को प्यार करता था, बेहद प्यार। उसके देशभक्ति, उसका समाजवाद, सभी उसके अध्ययन और खोज में समा गया था। वो ये जानता था कि समाज के सभी स्तंभों का स्थान अपना अलग होता है। अगर सभी मंदिर के कंगूरे का फूल बनने की कोशिश करने लगे तो नींव की ईंट और सीढ़ी का पत्थर कौन बनेगा? और वो जानता था कि अर्थशास्त्र वो पत्थर है जिस पर समाज के सारे भवन का बोझ है। और उसने निश्चय किया था कि अपने देश, अपने युग के आर्थिक पहलू को वो खूब अच्छी तरह से अपने ढंग से विश्लेषण करके देखेगा। और उसे आशा थी कि वो एक दिन ऐसा समाधान खोज निकालेगा कि मानव के बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आदमी खूंखार जानवर बन गया है तो एक दिन दुनिया उसकी एक आवाज़ पर देवता बन सकेगी। इसलिए जब वो बैठकर कानपुर की मिलों के मजदूरों के वेतन का चार्ट बनाता था या उपयुक्त साधनों के अभाव में मर जाने वाले गरीब औरतों और बच्चों का लेखा जोखा रखता था, तो उसके सामने अपना करियर, अपनी प्रतिष्ठा
अपनी डिग्री का सपना नहीं होता था। उसके मन में उस वक्त वैसा संतोष होता था जो किसी पुजारी के मन में होता है जब वह अपने देवता के अर्चना के लिए धूप, दीप, नैवेद्य सजाता है। बल्कि चंदर थोड़ा भावुक था। एक बार तो जब चंदर ने अपने रिसर्च के सिलसिले में ये पढ़ा कि अंग्रेजों ने अपनी पूंजी लगाने और अपना व्यापार फैलाने के लिए किस तरह मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बाशिंदों को अमानुषिकता से लूटा, तब वो फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन इसके बावजूद उसने राजनीति में कभी डूबकर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसने देखा कि उसके जो भी मित्र राजनीति में गए वे थोड़े ही दिन बाद बहुत प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा पा गए, मगर आदमियत खो बैठे। अपने अर्थशास्त्र के बावजूद वो ये समझता था कि आदमी की जिंदगी सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं है, और वो ये भी समझता था कि जीवन को सुधारने के लिए सिर्फ आर्थिक ढांचा बदल देने भर की जरूरत नहीं है। उसके लिए आदमी का सुधार करना होगा, व्यक्ति का सुधार करना होगा, वरना एक भरे पूरे और वैभवशाली समाज में भी आज कैसे अस्वस्थ और पाशविक वृत्तियों वाले व्यक्ति रहेंगे तो दुनिया ऐसे ही लगेगी जैसे एक खूबसूरत सजा सजाया महल जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हैं। वो ये भी समझता था कि वो जिस तरह के दुनिया का सपना देखता, वह दुनिया आज किसी भी एक राजनीतिक क्रांति या किसी विशेष पार्टी की सहायता मात्र से नहीं बन सकती। उसके लिए आदमी को अपने को बदलना होगा। किसी समाज को बदलने से समाज नहीं चलेगा। इसलिए वह अपने व्यक्ति के संसार में निरंतर लगा रहता था और समाज के आर्थिक पहलुओं को समझने की कोशिश करता था। यही कारण है कि अपने जीवन में आने वाले व्यक्तियों के प्रति वो बेहद ईमानदार रहता था और अपने अध्ययन और काम के प्रति सचेत और जागरूक रहता था। और वो अच्छी तरह समझता था कि इस तरह वह दुनिया को उस ओर बढ़ाने में थोड़ी सी मदद कर रहा है। चूँकि अपने में भी सत्य की वही चिंगारी पाता था, इसलिए कवि आदर्शक न होते हुए भी वो इतना भावुक, इतना दृढ़ चरित्र, इतना सशक्त और इतना गंभीर था। और काम तो अपना इस तरह करता था जैसे किसी की एकाग्र उपासना कर रहा है। इसलिए जब वो चार्ट के नक्शे पर कलम चला रहा था तो उसे मालूम नहीं हुआ कि कितनी देर से डॉक्टर शुक्ला आकर उसके पीछे खड़े हो गए हैं। वाह, नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है। बहुत अच्छा, अब उसे रहने दो। लाओ देखें तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना? डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर बोले। चंदर, आजकल मैं किताब लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि भारतवर्ष के जाति व्यवस्था का एक नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर चूर होने जा रही है, उसके बारे में तुम्हार बांधना और समय बर्बाद करना है। चंदर ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। यही तो तुम लोगों की खराबी है। कुछ थोड़ी सी खराबियां जाति व्यवस्था की देख ली और उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण ही दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत के प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को तो बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता है।